हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। लेकिन अब हम एक क्विक रिविज़न करेंगे बिकॉज ड्यू टू सम सर्टन रीजंस मैं अपना वीडियोज़ जो हैं वो सारे अपलोड नहीं कर पाई। मेरा थर्ड वीडियो टी फ्रॉम आसाम इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड आई विल श्योरली डू इट, बट सिंस लैक ऑफ टाइम इज़ देयर और तो हम सोच रहे हैं कि मैं एक आपको रिविज़न का पूरा वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ, जिसे आप अगर सुनेंगे और नोट्स देख लेंगे तो आपका बहुत कुछ जो है रिविज़न पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप कल के लिए बिल्कुल प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टार्ट विद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसी के अंदर मैं फ़र्स्ट फ्लाइट की पोएट्री, प्रोज और फुटप्रिंट विदाउट फीट तीनों चीज़ें कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बेकर फ्रॉम गोवा, इसका वीडियो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो आप मेरे यही चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके जो राइटर हैं वो लूजियो रॉड्रिक्स हैं और उन्होंने एक नरेट की है स्टोरी बेकर्स की जो गोवा से बिलोंग करते हैं और कैसे बेकिंग जो है वो एक प्रॉस्परस बिजनेस हुआ करता था ड्यूरिंग दैट टाइम। और बेकर्स जो हैं उनकी जो फैमिली है कभी भी स्टार्व नहीं करती थी। बेकिंग ब्रेड जो है वो वहाँ पर इसेंशियल पार्ट था गोवन लाइफ का। कोई भी वेडिंग सेरेमनीज़ या कोई भी चीज़ें इनकम्प्लीट थी विदाउट द बेकर, क्योंकि वही सारी चीज़ें स्वीट बोल ब्रेड हमने ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी हैं। और आप अगर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मेरे वीडियो को चेकआउट करें, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुर्ग। लोकेश अब्रोल जो है इसके राइटर हैं। कुर्ग एक हेवनली प्लेस है अकॉर्डिंग टू द राइटर और उसको विज़िट करने का टाइम भी मेंशन किया हुआ है उन्होंने। और पीपल जो हैं वहाँ के वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं। इसी पर से क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों उन्हें ग्रीक ओरिजिन का कहा गया है, अरेबिक ओरिजिन का, क्योंकि उनका ड्रेसअप जो है वो कुपिया जो ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग कोट विद अ वेस्ट बेल्ट, इस कारण से उन्हें अरेबिक डिसेंट का माना गया है। और किस चीज़ के लिए फेमस है वो उनकी हॉस्पिटैलिटी और ब्रेवरी के लिए फेमस है। हमारे रेजिमेंट में ना, इंडिया के रेजिमेंट में कुर्ग का कुर्ग से ही कुर्ग के ही रेजिमेंट के जो हैं वो बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इसके लिए भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसमें देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो कुर्ग के अंदर इवन इंडिया का लार्जेस्ट सेटलमेंट है जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, वो भी वहीं पर है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी कुर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग इसे इसलिए विजिट करते हैं क्योंकि वहाँ पर इवन जो डल व्यक्ति है, जो जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है, वो भी वहाँ जाकर एनर्जेटिक महसूस करता है। और वहाँ पर जो स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, उनकी अरोमा के बारे में भी बात की गई है कि जैसे ही आप वहाँ पर एंटर करोगे उनकी अरोमा से आपका मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। कुछ नेचर ट्रेल के बारे में भी बताया गया है। यू कैन गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माई चैनल। नेक्स्ट टी फ्रॉम आसाम, जो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है बट स्टिल आई कुड नॉट अपलोड इट क्योंकि बस आखिरी का उसका बचा हुआ है। तो ये अरूप कुमार दत्ता ने लिखा हुआ है, ये राइटर हैं उसके। और इसमें इस चैप्टर में आसाम की टी के बारे में, उसकी हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया है। 2 बॉयज़ हैं, राजवीर और प्रांजल, जो दिल्ली स्कूल में साथ में पढ़ते हैं। वो ट्रैवल कर रहे हैं और आसाम जा रहे हैं ट्रेन में। तो रास्ते में कौन से बाग बगीचे उन्हें दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। राजीव नरेट करता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और लेजेंड्स जो टी से रिलेटेड हैं। और ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने लार्ज कंजम्पशन है टी का, लेकिन फिर भी लोगों को इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ हिस्ट्री बताई गई है। और प्रांजल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है बिकॉज वो वहीं पर पैदा हुआ है और उसके फादर जो हैं वो अपर आसाम में टी एस्टेट के मैनेजर हैं, तो इसीलिए वो ये जगह विज़िट करते हैं। तो देखते हैं, ये आप स्टोरी में चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैडम राइड्स अ बस। इसके अंदर वल्लिकानंद जो है राइटर हैं और इसकी जो थीम है ये भी आपको याद रखनी है। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कमिंग ऑफ एज, मतलब जैसे जैसे आप एक ही टाइम में आपको 2 कैसे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ दिखाई देते हैं और कैसा आपका व्यू पॉइंट चेंज हो सकता है जैसे जैसे आपकी एज होती है। तो वल्ली जो है एक छोटी बच्ची है जो ट्रैवल करना चाहती है बस में। और क्यों ट्रैवल करना चाहती है, उनके उसके आसपास का जो टाउन है वो उसे विज़िट करना है। एक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की उसकी फ़र्स्ट जर्नी है वो। और शी सॉ मैनी थिंग्स, वहाँ पर रास्ते में निकलते हुए उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी और बहुत सारी चीज़ें देखी। और सब खुद अपने आप पे, मतलब वो अलोन, शी ट्रेवल्ड अलोन। ये जर्नी जो थी वो उसकी अकेले की जर्नी थी। उसने वही टाइम चूज़ किया जब उसकी मदर स्लीप करती हैं दोपहर में,
क्योंकि उसने अपनी सारी चीज़ें कैसे, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें मैनेज करके कितना टाइम लगेगा, सब उसने पहले से ही अपना टाइम जो है सेट किया हुआ था। और रास्ते में उसे एक काऊ दिखती है जाते समय टाउन में, और वो बहुत खुश होती है, उसको देखकर बहुत हंसती है, बिकॉज़ वो काऊ जिस तरीके से रन करती है बस के सामने से, उसको देखकर हंसी आती है। लेकिन वापसी में शी गेट सैड बिकॉज़ काऊ वहाँ पर डेड दिखाई दे रही है, वही काऊ। तो ये इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को जो चेंज कर दिया, उसका जो वे था, नज़रिया था लाइफ को देखने का, वो चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं डेथ भी आती है जिसकी वजह से हम सॉरोफुल होते हैं, ये सारी चीज़ें उसने देखी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सरमन एट बनारस, जिसके राइटर हैं बेटी रेनशॉ, और इसकी थीम है डेथ इज़ इनएविटेबल। इट इज़ समवॉट रिलेटेड विद द प्रीवियस चैप्टर, बट इसमें गौतम बुद्धा की स्टोरी बताई गई है। इसके कैरेक्टर्स हैं गौतम बुद्धा और किसा गौतमी। एक रोती हुई माँ है किसा, जो गौतम बुद्धा के पास आती है क्योंकि उसका बेटा मर चुका है, डेड हो चुका है, एंड शी वांट्स टू वेक हिम अप, है ना, उसे कहीं ना कहीं जगाना चाहती हैं, रिवाइव करना चाहती हैं। तो बुद्धा एग्री तो हो जाते हैं। पहले वो आसपास के लोगों से पूछती है और कोई बोलता है कि आप गौतम बुद्धा के पास जाओ, वही आपके बच्चे को बचा सकते हैं। तो वो वहाँ जाती है और गौतम बुद्धा एग्री भी हो जाते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं कि आप ऐसे घर में से मुझे एक मुट्ठी भर सरसों या राई हम बोल सकते हैं वो लेकर आइए जहाँ किसी ने अपना बच्चा या पेरेंट या हस्बैंड खोया ना हो। तो बहुत एक्साइटेडली जाती है, उसे लगता है ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पर कभी मृत्यु नहीं हुई हो। तो इससे गौतम बुद्धा उसे ये बताना चाहते हैं कि डेथ जो है वो इनएविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल है हमारी लाइफ में, हमें इसको सत्य मानना है और इसके साथ ही जीना है। तो ये एक लाइफ का ही पार्ट है कि डेथ भी आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रपोजल चैप्टर, जो इसके राइटर हैं एंटोन चेखोव। इसके कैरेक्टर्स हैं लोमोव, जो एक बैचलर है जो शादी करने का इच्छुक है, नतालिया एक बैचलरेट है जो वो भी शादी करना चाहती है, चुबुकोव जो है वो नतालिया के पिता हैं। और इसकी थीम जो है रिच पीपल मैरी फॉर मनी मैनी अ टाइम्स, मतलब पैसे के लिए काफ़ी जो रिच पीपल हैं उनका जो उद्देश्य होता है और ज़्यादा पैसे बनाना ही होता है, और उनके लिए मैरिज सिर्फ मतलब पैसे के लिए वो कितनी भी बार मैरिज कर सकते हैं। लोमोव जो है वो काफ़ी रिच हैं और वो शादी करना चाहता है नतालिया से बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा रिच है। दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो दोनों का आपस में छोटी छोटी नोक-झोंक चल रही है, कोई सी भी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है, तो इसीलिए कंपैटिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन एंड में वो प्रपोज़ करता है और जो नतालिया को काफ़ी जेन्युइन लगता है और वो एग्री हो जाती है और आखिरी में दोनों की शादी हो जाती है। तो ये पूरा बीच में उनकी जो क्या डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स जो है ये एक पोएम है, फर्स्ट फ्लाइट का पोएम पोइट्री सेक्शन है जिसमें वॉल्ट विटमैन ने लिखी है ये पोएम। और इसका जो थीम है वो है कि एनिमल्स लीड अ बेटर लाइफ देन ह्यूमंस। अब क्यों हम ये चीज़ बोल रहे हैं, इसको पोएम में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स फ्री हैं, सिंपल हैं, कंटेंटेड हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं, इवन समझदार भी हैं, सीरीन हैं मतलब पवित्र हैं। और ह्यूमन बींग्स उसके कंपैरिजन में क्या हैं, ग्रीडी हैं, लालची हैं, सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर कहीं पर उनका कोई काम होता है तभी वो आगे से मतलब अगर कुछ करते हैं एक्सपेक्टेशन उनकी पहले जाग जाती है। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि वो क्या सोचते हैं ये कुछ कन्फर्मिटी नहीं है। एनिमल्स जो हैं आपको पता होगा, आपके घर में भी कभी पेट होगा, डॉग होगा, अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको प्रॉपरली वेलकम करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स खुश नहीं होते, लेकिन जैसे वो एक्सप्रेस करता है अपना जॉय ग्रैटिट्यूड जो आपको एक्सप्रेस करता है ना, वो अनमैचेबल है। तो ये सारी चीज़ें, इससे हमें ये प्रूव होता है कि उन्हें कोई चीज़, वो निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करते हैं, उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो जब आप आते हो तो ऐसे ही आपको देखकर ही इतने खुश हो जाते हैं कि आप खुद खुश हो जाएंगे उन्हें देखकर। तो एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी पीसफुल हैं और नेचुरल लाइफ है उनकी, कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है कि वो कोई चीज़ों के लिए इधर उधर भाग रहे हों, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रादर देन द ह्यूमन बींग्स। ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन है, जिसके पोएट जो हैं वो ऑगडेन नैश हैं, और इसका थीम है रियल टेस्ट ऑफ करेज जब भी होती हैं जब आप कोई क्राइसिस में होते हैं, जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हैं, वहाँ पर जो उसको ब्रेवली फेस करता है वो ही एक रियल टेस्ट होता है करेज का। तो बेलिंडा नाम की जो लड़की है उसके पास किटन होती है, एक माउस होता है, डॉग होता है, ड्रैगन। जो ड्रैगन होता है वो हमेशा से, उसको सारे एनिमल्स जो हैं दूसरे वाले हमेशा कवार्ड बुलाते हैं और सारे कहीं ना कहीं ब्रेव होते हैं।
लेकिन एक बार एक पायरेट अटैक करता है उनके ऊपर और जो ड्रैगन है वो ब्रेवली फ़ाइट करता है और उसे मार देता है। तो इस इंसिडेंट के बाद सब लोग उसको रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो आखिरी में कंक्लूजन यही दिया है कि इवन आफ्टर रिस्पेक्टिंग, जो सारे एनिमल्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन जो है वो अपने कवार्डली एक्ट जो हैं उनसे उनको गिव अप नहीं करता है। आखिरी में भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवार्ड एक्ट करता ही है। बट ये एक कंक्लूजन ये भी है कि जो ड्रैगन है वो हमेशा चाहे वो कवार्ड था, लेकिन आखिरी में जब वो टेस्ट था उसकी करेज का, तब उसने उसको ब्रेवली फ़ाइट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और पोएम जो है अमेंडा, जो गुड पेरेंटिंग के ऊपर है। इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबिन क्लीन, और ये बताते हैं कि एक चाइल्ड की ग्रोथ में, जो इसकी थीम है वो यही है कि चाइल्ड की ग्रोथ में पेरेंटिंग का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, गुड पेरेंटिंग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक चाइल्ड को प्रॉपरली ग्रो होने में। तो एडोलेसेंट से लेकर जब वो अपने यूथ में आते हैं तो वहाँ पर चाइल्ड की ग्रोथ के लिए पेरेंट्स को क्या क्या या कैसी पेरेंटिंग होना चाहिए ताकि वो चाइल्ड प्रॉपरली ग्रो हो पाए, ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर एक ये छोटी बच्ची है अमेंडा, जो जिसे ऐसा लगता है कि उसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है, क्योंकि उसे कोई फ्रीडम नहीं है। उसके पेरेंट्स उसे हर मोमेंट पर जज करते रहते हैं या फिर उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहे होते हैं, जो उसे लगता है कि इतना ज़्यादा गुड नहीं कर रही हैं जितना ज़्यादा हार्म कर रही हैं वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि काश मैं इससे अच्छा तो एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती। वो ये चाहती है कि उसे इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाए, उसे जज नहीं किया जाए, उसे फ्रीडम दी जाए ताकि वो अपने थॉट्स व्यूज़ खुद रख पाएँ। तो यही एक गुड पेरेंटिंग होता है कि आप अपने बच्चे को कैसे ग्रो करने दे रहे हो। आप उसको गाइड करो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोको टोको मत, उसे मोटिवेट करो, एनकरेज करो इन वॉट एवर दे आर गुड। तो डोंट फोर्स अपॉन वट एवर यू कान डू, या आप जो उनको चाहते हैं करने के लिए वो आप फोर्सफुली नहीं कराएं। तो ये इसी पोएम में बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप फुटप्रिंट विदाउट फीट में। इसके अंदर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जिसके ऑथर हैं, इसके कैरेक्टर हैं रिचर्ड एच एब्राइट, जिन्होंने थ्योरी दी थी कि सेल्स कैसे काम करते हैं। तो वो शुरू से ही बटरफ्लाइज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षक रहते थे और बचपन से ही उन्हें ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, है ना, इंसेक्ट्स वगैरह में। तो बटरफ्लाइज में उनका खासकर इंटरेस्ट था। उनकी मदर ने इवन उनको बुक्स भी ला कर दी थी। तो ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाउ सेल्स ऑफ बटरफ्लाइज डिवाइड, कैसे उनमें डिफरेंट स्पॉटिंग्स होती हैं, कैसे उनके कलर चेंज होते हैं, तो कैसे उनके सेल डिविज़न होते हैं। और उन्होंने एक बटरफ्लाई डेवलप करी और जिसकी वजह से उन्हें फ़र्स्ट प्राइज़ दिया गया इंटरनेशनल फेयर में। तो शुरू में उनको काफ़ी निराशा देखनी पड़ी, लेकिन लेटर ऑन कैसे वो निराशा उनकी एक अचीवमेंट में चेंज हुई, ये इसमें बताया गया है कि कैसे वो एक बचपन से ही कैसे उनका मन था साइंटिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ थी, इनबॉर्न थी कि कहीं ना कहीं वो साइंटिस्ट बन सकते थे, और आखिरी में वो सच में एक साइंटिस्ट में कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेकलेस, एक और चैप्टर जो है जिसके जो ऑथर हैं वो गाय डी मसोपेंट हैं, और कैरेक्टर्स जो हैं उसकी मातिल्दा और मिसेस फॉरेस्टियर, और इवन मातिल्दा के हस्बैंड भी हैं। तो मातिल्दा और उनके हस्बैंड जो हैं वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। शुरू से ही वो एक पुअर फैमिली में थी, लेकिन उनका मन था कि उनकी शादी एक अच्छे रईस परिवार में हो। बट उनके हस्बैंड जो थे वो भी हार्ड वर्किंग थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं थे। एक बार उन्हें एक इन्विटेशन आता है डिनर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन एक तरह से निराश हो जाती हैं और बोलती हैं कि उनके पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है वहाँ जाने के लिए। शुरू से ही उन्हें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाना या खाना, उनको ऐसा लगता था ये बोरिंग खाना मुझे नहीं खाना, मुझे एक डिलीशियस मील चाहिए। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो वो चीज़ पूरी होने वाली थी, लेकिन वो उदास इसलिए थी कि उनके पास एक प्रॉपर ड्रेस नहीं था, ना ही ज्वेलरी थी। तो ड्रेस तो वो ख़रीद लेती हैं, उनके हस्बैंड हेल्प करते हैं उन्हें, और लेकिन नेकलेस के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, जिसलिए वो एक अपनी फ्रेंड जो है मिसेस फॉरेस्टियर जो वेल्दी हैं उनसे बोरो करती हैं नेकलेस। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब वो पहन कर जाती हैं वहाँ पर, और लोग उन्हें उनकी तारीफ़ करते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत प्रिटी लग रही होती हैं वो उसमें ड्रेस में और नेकलेस में। जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो मातिल्दा रियलाइज़ करती हैं कि वो नेकलेस खो चुका है उनसे पार्टी में, और फिर वो बहुत ज़्यादा दोनों ढूंढते हैं उसे, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता। फिर वो जाती हैं शोरूम में और पता करती हैं कि वो नेकलेस आखिर कितने का है। तो इट वॉज ऑफ
40,000 फ्रैंक्स, जिसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। और वो लोन को चुकाने में उनके आने वाले 10 साल हस्बैंड और वाइफ के दोनों लग जाते हैं। उनको भी हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता है और 10 सालों में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि कहाँ वो एक ब्यूटीफुल गर्ल से बिल्कुल एक पेल लुकिंग ऐसी वुमेन में कन्वर्ट हो गई थी। उनके हैंड्स अगली हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में निकला उनका ये जो 10 ईयर्स थे बस वो लोन को चुकाने में। तो बाद में जब उन्हें मिसेस फॉरेस्टर एक दिन मिलती है और वो पूछती है कि तुमने अपना क्या हाल बना के रखा है, तो वो बताती हैं कि बिकॉज आई हैड टू पे, वो नेकलेस जो मैंने लिया था वो तुम्हें देना था, इस कारण से मैंने लोन लिया था और उसको चुकाने में मेरा इतना टाइम लग गया और पैसे लग गए। तो फिर वो मिसेस फॉरेस्टर बताती हैं कि वो तो मेरे पास फेक नेकलेस था, काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता, इट वॉज जस्ट ऑफ 500 फ्रैंक्स। और उन्होंने उसे ओरिजिनल ला कर दिया था, रिटर्न किया था। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से कितना डिस्टर्बेंस रहा। एक वो चीज़ के पीछे उनके 10 साल, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, वो सारी चीज़ें मिस आउट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं हेग ड्राइवर, एक और स्टोरी है जिसके कैरेक्टर्स हैं एक लॉयर और मिस्टर ओलिवर हटकिंस। सिंक्लेयर लुइस हैं जो उसके ऑथर हैं। इस स्टोरी में जो यंग लॉयर हैं जो अपनी जॉब से निराश हैं क्योंकि उनको लॉ प्रैक्टिस करने के अलावा सारा काम दिया जा रहा है। तो उन्हें अभी जो काम दिया जा रहा है वो है सर्व समन्स का काम दिया जा रहा है। उन्हें जाकर गवाह लेकर आना है, उनसे गवाहों की गवाही लेना, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन उन्हें लॉ में इंटरेस्ट है, मतलब उन्हें चाहिए कि पूरा वो जो कोर्ट का जो चीज़ें रहती हैं वो करने को मिले, लेकिन उन्हें सिर्फ ये काम दिया जा रहा है। तो उनको ये जॉब पसंद नहीं है। लेकिन एक बार उन्हें ऐसा काम दिया जाता है कि उन्हें गवाही लेकर आनी है एक पर्सन से जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस, जो न्यू मिलियन में रहता है। तो वो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए न्यू मिलियन में, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी तक उसे देखा नहीं था तो वो उन्हें कहीं मिलते नहीं हैं। वहाँ पर उनकी मदद एक हेग ड्राइवर करता है, लेकिन वो लोग बहुत जगह वहाँ पर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें ओलिवर लटकिंस नहीं मिलता। तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वापस आने लगते हैं। बाद में उन्हें लेटर ऑन पता चलता है कि जो हेग ड्राइवर उन्हें फूल अराउंड कर रहा था या उनकी मदद कर रहा था वही वाकई में ओलिवर लुटकिंस था। तो वही उनको फूल कर रहा था या जस्ट फॉर फन उन्होंने ये सब किया था, और ये अभी तक जिसे ढूंढ रहे थे वो उनके साथ ही था। तो दिस इज़ द कंक्लूजन। नेक्स्ट जो है लास्ट भोली जो चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटिंग स्टोरी है एक बच्ची की जिसका नाम सुलेखा है और के अब्बास इसके ऑथर हैं। इसके कैरेक्टर्स में भोली है, फिर उसके फादर जो है नंबरदार रामलाल और बिशंबर नाथ जिनसे इसकी शादी होने वाली है, जो काफ़ी एजड हैं, ये कैरेक्टर्स हैं उसके। और सुलेखा है बच्ची का नाम जो विलेज में रहती हैं, लेकिन उसे भोली बुलाया जाता है बिकॉज एक्सीडेंटली बचपन में वो उन्हें कुछ चोट लग गई थी जिसके कारण उसका कुछ ब्रेन का पार्ट कहीं ना कहीं डैमेज हो गया था अंदर से और वो बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी, इसीलिए उसे भोली कहा गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शाय नेचर्ड की स्टैमरिंग बच्ची थी। उसका वो स्टैमर करती थी, प्रॉपरली बोल नहीं पाती थी। तो एक बार उसके फादर जो हैं वो उसकी मैरिज फ़िक्स कर देते हैं ऐसे पर्सन से जो उनसे आधी से भी एज से ज़्यादा बड़ा है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। और डे ऑफ मैरिज जब आता है तो बिशंबर जब उसे देखता है तो वो रिफ्यूज़ कर देता है उससे शादी करने के लिए, क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ चेचक के दाने थे। चेचक के मार्क्स जो होते हैं ना, चिकन पॉक्स वगैरह होता है, तो उस समय वो थोड़ी सी अगली हो गई थी या उसके फेस पर कुछ मार्क्स रह गए थे। तो वो जैसे ही बिशंबर देखता है तो वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मुझे इससे शादी नहीं करना और तब करूँगा मैं जब आप मुझे डाउरी में कुछ अमाउंट दोगे। तो भोली के फादर जो हैं वो बिशंबर को एक्स्ट्रा डाउरी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन भोली जो है लेटर रिफ्यूज़ कर देती है शादी के लिए और डिसाइड करती है कि वो एक टीचर बनेगी और वहीं पर अपने पेरेंट्स को सर्व करेगी। ये कॉन्फिडेंस उसमें उसकी टीचर ने लाया था जब उसको स्कूल भेजा था। उसके फादर ने फोर्सिबली उसको स्कूल भेजा गया था, उसके फादर का भी मन नहीं था, लेकिन वहाँ के जो गवर्नमेंट में थे उन्होंने उनको बोला था कि आपको यहाँ पर ऐसे स्कूल भेजना चाहिए। तो वो थोड़े दिन स्कूल गई और टीचर ने उसे कैसे एनकरेज किया, कॉन्फिडेंट गर्ल में कन्वर्ट किया, उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बारे में बताई, तब जाकर वो एक कॉन्फिडेंट बच्ची बनी। और आज वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने खुद शादी करने से रिफ्यूज़ कर दिया और अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने की चाह है उसकी और एक टीचर बनकर और दूसरे बच्चों को हेल्प करने की। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको कुछ हेल्प मिली होगी इसमें। आज अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट सम आइडिया कि आपको कैसे अपना आंसर लिखना है।
एटलीस्ट अभी आपका रिविजन में ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो यू कैन बी एबल टू राइट समथिंग इन द एग्ज़ाम, और आई होप दिस विल हेल्प यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। प्रिपेयर वेल, अच्छे से करिए अपना पेपर। ऑल द बेस्ट।